नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने। यह कविता 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है और इस वीडियो में हम कविता के बहाने पाठ कविता का काव्य सौंदर्य और इसकी सरल व्याख्या तथा बोर्ड परीक्षा में इस कविता पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसको हम देखेंगे। हम बताएंगे कि इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखें कैसे और कम समय में या बिना रट्टा मारे इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे। तो आइए कवि का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। कवि का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद में हुआ। कवि की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर रुख किया। कवि के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य है आत्मजयी और कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। जो कविता के बहाने पाठ हम यहाँ पढ़ेंगे वो इनके इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। यह कविता एक यात्रा है। चिड़िया की उड़ान से लेकर फूल की खुशबू को लेकर बच्चे तक की यात्रा है। कवि इस कविता में कविता की तुलना पहले बंद में चिड़िया की उड़ान से करता है, लेकिन फिर कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं। फिर अगले बंद में कवि कविता की तुलना फूल की खुशबू से करता है। जैसे फूल चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरता है, वैसे कविता भी अपनी खुशबू पूरे संसार में बिखेरती है। लेकिन फिर कभी निराश होता है कि एक न एक दिन तो फूल को मुरझाना है, लेकिन कविता तो कभी नहीं मुरझाती। कविता अनादिकाल तक चलती है, कविता की कोई सीमा नहीं है। तब कवि कविता की तुलना बच्चे से करती है। कवि कहता है कि जैसे बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं है, वैसे कविता भी शब्दों का खेल है और कविता की भी कोई सीमा नहीं। तो आइए अब हम कविता पाठ करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। पहले बंद में कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन दूसरे ही बंद में कहता है कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं, जबकि चिड़िया को उड़ने की सीमा है। तो भला चिड़िया कविता की उड़ान की सीमा क्या जानेगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता पंख लगा के उड़ती है, उसके माने भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया जाती है, कविता भी जाती है, लेकिन कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया भला क्या जानेगी। फिर दूसरे बंद में कवि कहता है कि कविता क्या है। प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कविता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे अगले बंद में कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों के बहाने से कवि बता रहा है कि कविता क्या है, खिलना है। और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर अगली पंक्ति में कवि कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। पहली पंक्ति में तो कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, दूसरी ही पंक्ति में खुद ही खंडन करता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि कविता के खिलने की कोई सीमा नहीं। कविता एक बार खिल गई तो अनादिकाल तक वो खिली रहती है, अपनी खुशबू सारे संसार में बिखेरती रहती है। उसके लिए न समय की कोई सीमा है और न स्थान की कोई सीमा है। लेकिन फूल के खिलने के लिए स्थान की सीमा है, समय की सीमा है।
फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है। इसलिए कवि कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना फूल कैसे जान सकता है, क्योंकि फूल की एक सीमा है। कुछ समय तक महकता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, उसके बाद मुरझा जाता है। लेकिन कविता तो ऐसा नहीं होता है। एक बार खिल गई कविता, जैसे किसी भी कवि की कोई कविता खिल गई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि दिनकर ने एक कविता लिखी थी। उसकी एक लाइन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत पहले लिखी थी, और 1977 में जो जनता पार्टी का जीती थी, उसके पहले जनता पार्टी का कुछ आंदोलन हुआ था, वहाँ ये लाइन ही उस पूरे आंदोलन का नारा बन गई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती। या फिर अभी आपने देखा होगा अन्ना का जो आंदोलन हुआ था, वहाँ दुष्यंत कुमार की गज़लें खूब पढ़ी जा रही थी। या फिर आप तुलसी की तमाम पंक्तियों को देखते होंगे, लोग बात बात में उनका उद्धरण देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो इसलिए कविता की कोई सीमा नहीं होती। कविता सीमाओं के बंधन को तोड़ देती है। कविता जाति धर्म संप्रदाय के बंधन को तोड़ देती है। किसी राजनीतिक सत्ता को नहीं मानती, वो स्वतंत्र होती है। कैसे? जैसे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जैसे बच्चों का खेल होता है। अब कवि बता रहा है कि कविता क्या है? बच्चों के बहाने एक खेल है। जैसे बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं, तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं, कभी ये कभी वो, तरह तरह की कल्पनाएं करके वो स्वतः तमाम तरह के खेल सृजित करते हैं। वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है। जिस प्रकार से बच्चा यह घर वो घर, किसी के घर में कोई भेदभाव नहीं करता, हर घर में घुस जाएगा बिना किसी भेदभाव के। छोटे बच्चे को आप देखिए, वो बिंदास किसी घर में घुस जाए बिना कुछ पूछे। हमको आपको ठिठक होगी, झिझक होगी, लेकिन वो पहुंच जाता है। वैसे कविता भी बिना झिझक हर घर पहुंच जाती है। और फिर क्या है? सब घर एक कर देने के माने। छोटा बच्चा किसी घर में कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको एक जैसा समझता है, अपना ही घर समझता है। कविता भी क्या होती है? वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। वो धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और समय सबसे ऊपर होती, समय की सीमा को लांघ जाती। जैसे बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं है, बच्चे के सपने असीमित होते हैं, बच्चे के सपनों की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही कविता की कोई सीमा नहीं। कविता, जो कविता आज के 50 साल 100 साल पहले लिखी गई है, आज भी वो प्रासंगिक होती है। तो यहाँ पर कवि ने 3 बंद लिखे हैं। पहले बंद में कवि ने यह बताया है कि कविता क्या है? एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। लेकिन फिर अगली लाइन में कहता है कि नहीं, चिड़िया की उड़ान की सीमा है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं। दूसरे बंद में वो कहता है कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। फूल के बहाने समझाता है, समानांतर लेके चल रहा है कवि कि कविता खिलना है फूल की तरह। लेकिन फिर कवि कहता है कि नहीं नहीं, कविता खिलना जरूर है फूल की तरह, लेकिन फूल के खिलने की एक सीमा है। आखिर में फूल मुरझा जाता है। फूल कुछ निश्चित दूरी तक ही अपनी सुगंध बिखेर पाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं। और वो आदिकाल से लेकर अनादिकाल तक हमेशा, जब कविता सृजित हुई उसके बाद लगातार वो अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। आप देखते होंगे तमाम भाषाओं के साहित्य, दूसरी भाषा के, अंग्रेजी के हैं, अरबी के हैं, उर्दू के हैं, उड़िया हैं, बंगला हैं, जो अच्छी कविताएं, अच्छे साहित्य हैं, वो दूसरी भाषाओं में अनुवादित होकर के, अनुदित होकर के हमारे सामने आते हैं और हम पढ़ते हैं और उनका आनंद लेते हैं। तो वहाँ पर भाषा की भी कोई सीमा नहीं है, शब्दों की सीमा नहीं है, समय की सीमा नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय की सीमा नहीं है, क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। तो कवि क्या कह रहा है? तो कविता की उड़ान भला फूल क्या जाने। आखिर में कवि को यह लगता है कि नहीं, कविता क्या है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहता है कवि कि कविता क्या है? एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है और उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे बच्चे किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, समय के आधार पर बिंदास मस्त खेलते हैं, वैसे ही कविता भी बिंदास अपनी रौ में चलती है, अपनी रौ में बहती है, जिसको जो समझना हो समझे। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को देखते हैं। चिड़िया क्या जाने में प्रश्नालंकार है, मुक्त छंद है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और कविता का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर शांत रस है, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। और हाँ, एक चीज मैंने आपको किसी वीडियो में बताया है
कि शब्दों का चयन भावानुकूल है, वो हर जगह लागू होगा, यहाँ भी कर लेंगे। तो याद कर लीजिए कौन कौन सा बिंदु है। शांत रस है, साहित्यिक खड़ी बोली है, शब्दों का चयन भावानुकूल है, मुक्त छंद है, चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, कविता का यहाँ मानवीकरण किया गया। मानवीकरण मतलब किसी चीज़ को मनुष्य की तरह प्रस्तुत करना। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो गया। आइए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न मैं लेता हूँ, इस कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इसको मैंने व्याख्या में बता दिया है कि सब घर एक कर देने के माने क्या है कि जैसे बच्चा किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सब घर एक समान है, वैसे कविता भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। वो धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और समय की सीमा से ऊपर है। और क्या है, कविता शब्दों का खेल है और बच्चे भी खेलते हैं। जैसे बच्चे तरह तरह के खेल बनाते रहते हैं, अपनी कल्पना में बिगाड़ते रहते हैं खेल खिलौने, वैसे कविता भी क्या है, शब्दों का खेल है। सब घर एक कर देने का माने क्या हुआ कि जैसे बच्चा किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको एक जैसा समझता है, वैसे ही कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसके लिए सब घर एक है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, संप्रदाय का हो, क्षेत्र, इन सब से ऊपर है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कवि क्या कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी उड़ती है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की सीमा है, कविता के उड़ान की कोई सीमा नहीं। जिस प्रकार से फूल खिलता है और अपनी खुशबू बिखेरता है लेकिन बाद में मुरझा जाता है, लेकिन कविता भी खिलती है, अपनी खुशबू बिखेरती है, लेकिन कभी नहीं मुरझाती है। तो उड़ने और खिलने में यही संबंध है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, अथवा कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्यों कविता को बच्चों के समानांतर इसलिए रखा गया है कि जिस प्रकार से बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, वैसे कविता के शब्दों के खेल की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार बच्चे धर्म, जाति, संप्रदाय, समय, सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं, किसी घर में कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब एक समान है, वैसे ही कविता भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। कविता भी धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा, समय, सारी सीमाओं को लांघ जाती है। जैसे बच्चे के सपने की कोई सीमा नहीं होती है, जैसे बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं होती, वैसे कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। जैसे बच्चों के सपने असीम उड़ान भरते हैं, वैसे कविता भी असीम उड़ान भरती है। जैसे बच्चे अपनी किलकारियों से, अपने स्वभाव से आसपास के लोगों को प्रसन्न कर देते हैं, अपनी खुशबू बिखेरते हैं, वैसे कविता भी अपने शब्दों से, अपनी रचना से, अपनी रचना शक्ति से लोगों को आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है, उनके चित्त का रंजन करती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जैसे कविता, जो एक बार कविता लिखी गई वो हमेशा हमेशा समाज का पथ प्रदर्शित करती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया दिनकर की एक पंक्ति कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो इस पंक्ति का इस्तेमाल हर आंदोलन में होता आया है। अन्ना के आंदोलन में दुष्यंत की बहुत सारी पंक्तियां इस्तेमाल आज भी प्रासंगिक हैं। तो समय सीमा को लांघ गई, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ गई। लेकिन फूल क्या होता है, महकता है, वो भी निस्वार्थ भाव से अपनी खुशबू बिखेरता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाता है। लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं, जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही उसका महत्व बढ़ता जाता है। तभी तो आज भी हम कबीर की पंक्तियां, तुलसी की पंक्तियां बात बात में उद्धरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और तो और आप पुराने गाने बड़े चाव से सुनते होंगे आज भी। कविता के बहाने कवि को क्या आशंका है और क्यों। कविता के बहाने कवि को यह आशंका है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, मशीनीकरण है, कहीं इस मशीनीकरण के दौर में हम मशीन ना हो जाए, कविता का अस्तित्व मर ना जाए। कवि को यह आशंका है, इसीलिए कविता के बहाने कहता है। आप देख रहे होंगे हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं मरती जा रही हैं। मैं इसका जिक्र अक्सर करता हूं कि संवेदना विहीन मनुष्य, भावना विहीन मनुष्य जिंदा लाश है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं, इमोशन नहीं है, तो आप फिर मनुष्य होने में संदेह है। इसी बात की चिंता कवि को है कि इस औद्योगिकरण के दौर में, इस मशीनीकरण के दौर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रोबोट बन के रह जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक मशीन बन के रह जाएं, यांत्रिक ना हो जाएं। और आप देख रहे हैं कि लगातार मनुष्य की संवेदनाएं कम हो रही हैं। कविता के बहाने, कविता के आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको व्याख्या के दौरान बताया है, फिर भी बता देता हूँ कि पहले कवि कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करता है, लेकिन फिर कवि पाता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता तो असीमित है, कविता की कोई सीमा नहीं है। फिर दूसरे बंद में कवि कविता की तुलना फूलों की खुशबू से करता है, फूलों के खिलने से करता है, लेकिन कवि ये पाता है कि एक निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता तो कभी नहीं मुरझाती। जितनी पुरानी कविता होती जाएगी उतना उसकी खुशबू बढ़ती जाती है। फूलों की खिलने की और खुशबू की एक सीमा है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं। कविता सारे बंधनों को तोड़ देती है। जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, समय, इन सारे बंधनों से ऊपर होती है। लेकिन बाकी में, जैसे फूल में हुआ या चिड़िया में हुआ, तो उनकी सीमा है। फिर कवि कविता की तुलना करता है किससे? बच्चों के खेल से, बच्चों से। तब कवि पाता है कि जिस प्रकार से बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है, जिस प्रकार से बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही कविता की कोई सीमा नहीं है। और इस तरह से कवि कुंवर नारायण इस कविता में कविता के असीमित अस्तित्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बच्चों के सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं, वैसे कविता की भी कोई सीमा नहीं। ये पाठ कविता के बहाने यहीं समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने आपको बता दिए, व्याख्या बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।